नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज एक बिल्कुल नया प्रयोग हुआ। पहली बार महिलाओं की एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई और बीजेपी का यह दावा है कि उसमें करीब 2 लाख महिलाओं ने शिरकत करी। महिला वोटर्स से प्रधानमंत्री ने क्या कहा, थोड़ी देर में इस पर आपको हम एक पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन पब्लिक मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने महिला वोटर्स से जो सीधी बात की थी, यूपी के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं सीधे प्रधानमंत्री से मिली थी, एकदम आमने सामने बैठकर वहां जो बात हुई, हमारे कैमरे पर वो बातचीत रिकॉर्ड है। इंडिया टीवी पर आप देखने जा रहे हैं सीधे वोटर और देश के प्रधानमंत्री के बीच हुई बात। प्रधानमंत्री ने करीब आधे घंटे तक बातचीत की। महिलाओं के सवाल थे, नरेंद्र मोदी के जवाब थे। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि जब वो आम लोगों के बीच बैठते हैं तो प्रधानमंत्री की तरह बात नहीं करते, कुछ अपने मन की कहते हैं, कुछ सामने वालों की सुनते हैं और फिर आगे क्या करना है इसका पूरा खाका बनाते हैं। प्रधानमंत्री और यूपी की महिलाओं की बातचीत किस अंदाज में हुई है, उसके कुछ हाइलाइट्स अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अपनी कुर्सी लेके इधर आ जाइए, कुर्सी लेकर के आ जाइए। तो आपको गांव में लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे है? अच्छा, सबको मालूम है घूमती फिरती बैंक है? कैसे सम्मान मिलता है, मतलब क्या होता है? एक बताइए। लोग श्रीरामपुर ब्लॉक से है और हमारा गांव 8 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और जब वहाँ पर बुजुर्ग जो ज़ईफ लोग हैं तो उनसे चला नहीं जाता, तो फिर हम उनके घर जाके पैसे निकाल के आते हैं और फिर वो खुद दुआएं देते हैं। तो हम ये कहते हैं, मैंने कहा हमें मत दो, हमारे प्रधानमंत्री जी को दो, जिन्होंने हमें। और किसका क्या अनुभव है? हाँ बताइए। बहुत ही मान और सम्मान मिला है। NRLM से जुड़ने के बाद हम इसमें इस पद पे कार्य कर रहे हैं, जिससे गांव में हमें बैंक दीदी के नाम से सम्मानित किया जाता है। अब कोई भी दीदी बैंक में जाने के लिए परेशान नहीं होती, सारे काम हम उनके गाँव में ही निपटा देते हैं। आप लोगों को मिलने जाते हैं कि लोग आपको ढूंढते हैं, कैसे करते हैं? जब जाते हैं पहले क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, मुझे समझाइए। जैसे मैं हूँ और मुझे आप लोग सेवा दे रहे हैं तो कैसे करेंगे? क्या परेशानी है, कैश निकलवाना है या जमा कराना है, फिर वो अपने बताते हैं। फिर उनसे उनका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से निकलवाना है तो आधार कार्ड डालते हैं, बैंक का नाम लेके और फिर उससे पूछते हैं कस्टमर से कितना अमाउंट निकलवाना है। फिर फिंगरप्रिंट्स लगा के उनको निकलवा के और उनको अमाउंट बता देते हैं कि इतना आपका अमाउंट बच जाए। अच्छा, उनको नोट अगर गिनना नहीं आता है तो कैसे मतलब? एक नोट उन्हें गिनवा के देती हूँ, बता देती हूँ एक नोट चीज जानकारी देती हूँ। किसी सबसे वृद्ध व्यक्ति को जिसने सबसे ज्यादा मदद की, ऐसा कौन है आप में से? एकदम आखिर में बताइए। हाँ बताइए जी, आपको अम्मा जी बुला रही हूँ, उनके पास जाते हो, माँ जी बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। बोलती है बेटा हम बैंक जाने में असमर्थ है, आप हमारा काम घर पर कर दीजिए। तो मैं अपना सारा बायोडाटा लेके उनके पास जाती हूँ, फिर उनको पैसा निकाल कर देती हूँ। फिर पूछती हूँ अम्मा और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं आपके साथ। तो लोगों को भरोसा है कि आपको पैसा दिया मतलब बैंक में गया। अच्छा, गांव में तो महिलाओं को अपनी साड़ी के ऊपर पैसा बांधने की आदत है, या तो फिर अपने किचन में अनाज जो है उसी में पैसे डालते रखते हैं। उनको क्या लगता है? सर वो जमा करते हैं, जमा करते हैं। और सर हमारे यहाँ एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो बोलते थे कि हम बैंक जाते हैं तो सिर्फ झगड़ा होता है। मैंने पूछा कि बाबा आपका झगड़ा होता क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा इसलिए हो जाता है कि हम बैंक में कहते हैं मेरा कैश जमा कर दो, तो बोलते तुम्हारा खाता ही बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि आप अपना खाता नंबर दीजिए, आधार आपका हम लगाएंगे, आपका अकाउंट हम चालू कराएंगे और आज से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर उनका जो है अगर धान बेचे या गेहूँ, वो बनिया के पास हमेशा रहता था, लेकिन सर आज वो मुझे 50,000 ला के देते हैं, बोलते बेटा ये लो तुम बांटो।
और हमारा जो सर हमारे ओडी में चला जाता है और हम क्या करते हैं ओडी से ले जा करके उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। सर एक मेरी तो बचत हो गई कि बैंक कम जाना पड़ा। 50,000 रुपया आप लेकर के जाती हैं, आपको हिम्मत डर नहीं सर लगता? सर मैं 50,000 नहीं, मेरा डेली का ट्रांजैक्शन सर इस टाइम 2.5 से 3 लाख है। मेरे पास एनी टाइम 1,00,000 1.5 लाख अमाउंट मैं रखती हूँ। क्या शुभ नाम आपका? सर नीतू मौर्य, मैं डी ब्लॉक से हूँ। बैंक वाले भी खुश होते होंगे कि उनका कारोबार आप कर रहे हैं? सर मेरे गांव से करीब क्या नाम है बैंक 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए काफ़ी लोगों को जाने में दिक्कत होती है सर। तो हमने जब बैंक की उनको सुविधाएं दी तो वो लोग हम लोग से बहुत खुश हुए और काफ़ी हमको आशीर्वाद भी दिया कि उनको जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए सर। और जब हमने ट्रेनिंग लिया था तो हमारे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया और ये मेरा बच्चा उस टाइम जब हमने ट्रेनिंग लिया तो ये 9वां महीना चला था प्रेगनेंसी का। सर हमने 3 मार्च से अपना वो ट्रेनिंग चालू किया, 8 को मेरा पेपर हुआ, 9 को हम घर पे आए, उसके बाद में 11 तारीख को मेरा बेबी हुआ। फिर हमने अप्रैल से ज्वाइन किया इसको, फिर हमने 1 करोड़ का लगभग ट्रांजेक्शन किया है, उसमें हमको 24,000 का कमीशन अर्जित किया गया। अच्छा, बैंक सखी बनने से पहले क्या करते थे आप लोग? खाना पकाते थे। अच्छा। सर मैंने पहले जब मैंने बैंक में काम नहीं करती थी सर, मैंने खाना बनाती थी और मेरा उतना इज्जत सम्मान नहीं था जितना मुझे अब बढ़ा है। हमारे गांव में जब से सभी लोग जान गए कि ये बैंक खोली है, मैंने सबसे बताई हूँ। हमारे गांव में जितनी बुजुर्ग महिला हैं, विकलांग महिला हैं, जितनी बीमार महिला हैं, जो ऐसे महिला जो लोग हैं, मैं उनके घर जा करके खाता भी खोलती हूँ और पैसा भी लेन देन करती हूँ। हमारे कार्य से वो लोग बहुत खुश हैं सर। आपने जमा किया और जब बैंक वालों को दी और कम पड़ गया, गिनती में गड़बड़ हो गई, तो क्या करते हैं? सर ऐसा होता है? 3 बार गिनते, 4 बार गिनते? सर एक बार बहनों का ऐसा होता है, जब भी उनको काम का मौका मिलता है वो अद्भुत करके दिखाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा नमस्कार सभी बहनों की तरफ से। थोड़े इधर को आ जा सकते हैं आप और पास में ले लीजिए, और पास में ले लीजिए। हाँ बताइए अपना अनुभव। सर माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मैं उन्नाव बीघापुर से हूँ, THR प्लांट में। मेरा नाम अन्ना देवी है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ। कितने समय से कर रही हैं आप? सर ये हमारा अप्रैल में शुरू, अप्रैल 2021 से। जी सर। तो ये कोरोना काल में तकलीफ नहीं आई कोई? सर नहीं कोई तकलीफ नहीं सर, करते। हम लोग घर में रहते थे, कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर और बच्चों का ऐसा काम कर पाएंगे। और सरकार की योजना थी कि हम लोग उससे हमारे पास हम लोग तक आई और हम लोग उसका जुड़कर एक यूनिट स्थापित हुआ जिसमें हम 20 दीदी काम करते हैं और 20 दीदियों की आजीविका भी चल रही है और बाहर भी निकलने लगे हैं। और सम्मान भी घर में भी मिलता है और बाहर भी मिलता है सर। आपको लगता है कि अगर ये कुपोषण है जी जी तो उसके कारण बच्चों के विकास में बड़ी कठिनाई होती है, जी बेटियों के विकास में कठिनाई होती है, जी सर। तो अब आपको इसका ज्ञान हुआ है कि भाई कुपोषण नहीं होना चाहिए? जी हाँ? जी सर। तो औरों को समझाते हैं क्या? जी सर बताते हैं। नहीं, जो 12, 13, 14 साल की बेटियां हैं उनको समझाते हैं क्या? जी सर। हैं? वो बेटियां तंदुरुस्त होनी चाहिए। जी सर। अगर वो बेटी तंदुरुस्त नहीं है और अगर वो माँ बनती है तो बच्चा भी तंदुरुस्त नहीं होता है। जी सर। तो जीवन भर उसको मुसीबत झेलनी पड़ती है। जी जी। तो ये चीजें समझाते हैं आप? जी सर। लोग सीखने का प्रयास करते हैं आपसे, समझने का प्रयास जी करते सर, हैं। सीखने का प्रयास करते हैं सर। हाँ। जी सर, पहले से बहुत अच्छा मतलब बदलाव भी हुआ। पहले जो था उससे, हाँ बताइए। जो पहले मतलब पुष्टाहार आता था उससे क्या कहते हैं बहुत अच्छा वो हुआ है। लोग कहते भी हैं कि आप जो बनाती हैं
उसमें जो रॉ मटेरियल डाला जाता है उससे उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारे बच्चे स्वाद से उसको खाते भी हैं। और वह हम लोग जो उसकी साफ सफाई और हर चीज़ की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसको बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे खाएंगे, जैसे हमारे बच्चे हैं वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं, तो हमको उनके स्वास्थ्य को ध्यान में देखकर उसको बनाया जाता है। हमारी जो महिलाएं प्लांट में काम करती हैं और वो सब भी बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई से अच्छे से हम पूर्ण गुणवत्ता के साथ हम पोषाहार को बनाते हैं। और आंगनबाड़ी केंद्रों में हम आजीविका एक्सप्रेस के से हम महिलाएं स्वयं आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटते हैं। कितने घंटे काम करना पड़ता है? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, और लोगों का मन करता है आपके साथ आकर के काम करने का? लोग कहते हैं कि हमको जुड़ना है। महिलाएं जितनी है ना वो होती हैं कि हम लोग भी बाहर चलें और काम करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी फ्रेंडें हैं वो बहुत मुझसे कहती हैं कि बहन मुझको भी लगा लो, मुझको भी लगा लो। आप लोगों ने अच्छा किया, इसके कारण अब और जगह पे करने की हिम्मत आई हमारी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सबका। नमस्ते। ये छोटी छोटी बच्चे आ जाइए, सब इधर अपना अनुभव बताइए, क्या क्या हुआ है? इस योजना से हमें बहुत लाभ हुआ है। हाँ। पढ़ाई में हमें सहायता मिली है। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता है? बहुत। तो अभी तो स्कूल बंद थी, तो क्या करते थे? तो अब आ गया है ऑनलाइन। तब ज्यादा ऑनलाइन अच्छा लगता है कि स्कूल जाना अच्छा लगता है? स्कूल जाना। स्कूल जाएंगे तो भी ऑनलाइन पढ़ना चालू रखेंगे, नई नई चीजें पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं ना। ये ऐसी योजना है जो बेटियों के लिए बहुत बड़ा संबल है। जब बेटी 18-20 साल की होगी, जब कॉलेज जाना होगा, तो हर को लोगों को लगेगा भाई अब तो इसके पास पैसे हैं, हम उसको देते हैं, ये लगेगा उसको। सर, आपने जो किया है ऐसा तो अभी कोई नहीं किया है। बहुत सहयोग करते हैं बेटियों को, तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा और क्या चाहिए? बेटियों को बहुत हम लोगों का हिम्मत हुआ जो आगे हम लोग बढ़ा पाएंगे। इसके बेटी को पढ़ाने का जन्म से है तो भाई अभी भी है, उसके आगे भी पढ़ाई लिखाई में सब में भाई हम लोग को सुविधा है। बस ऐसे ही आप बेटियों के विषय में सोचते रहें और बेटी भी आगे बढ़े। कुछ भी हो जाए, बेटी को पढ़ाना चाहिए। महिला वोटर्स से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मंच के सामने आए। सामने 2 लाख महिलाएं थीं, तो मोदी ने मंच से क्या कहा, क्या क्या बातें गिनाई, क्या क्या नई बातें बताई। प्रधानमंत्री और उनके इन साइलेंट वोटर्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा। यूपी के चुनाव में भी साइलेंट वोटर्स की बहुत बात हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा को लीजिए, उनके लिए झंडा उठाकर चल रही हैं। मोदी ने आज पूरा गेम कैसे चेंज कर डाला, प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक आज की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर क्या है, यह इस रिपोर्ट से क्लियर होगी। साइलेंट वोटर पर सबसे बड़ा दांव खेला है नरेंद्र मोदी ने। दूसरे नेता कास्ट पर चलते हैं, कोई रिलीजन पर चलता है, कोई रीजन की सियासत करता है। नरेंद्र मोदी ने 49% साइलेंट वोटर को टारगेट किया है। आज राम की बात नहीं हुई, आज कृष्ण की बात नहीं हुई, आज देवी दुर्गा की बात हुई। 2022 के लिए शक्ति जागरण हुआ है। 49% का महिला वोट बैंक देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। क्या मोदी ने आज अपना सबसे सॉलिड वोट बैंक स्ट्रॉन्ग कर लिया? क्या मोदी का सबसे लॉयल वोटर खुलकर सपोर्ट में आ गया है? क्या साइलेंट वोटर्स ने 2022 का रिजल्ट डिसाइड कर दिया है? संगम नगरी प्रयागराज से कुछ बड़े ही चौंकाने वाले सिग्नल्स आए हैं।
इन सिंबल्स को पकड़कर 2022 के लिए इनको डिकोड करेंगे तो इनमें बहुत बड़े मैसेज मिलेंगे। पिछले 2 महीने से यूपी में महिला कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा आज क्यों तिलमिला गई, इसका राज भी मोदी के प्रयागराज संबोधन में छिपा है। 49% महिला वोटर देश में सबसे साइलेंट वोटर है। यही साइलेंट वोटर इस वक्त देश में सबसे ज्यादा वोकल है। 49% महिला वोटर, साइलेंट वोटर, हक के लिए वोकल। बंगाल में इसी साइलेंट वोटर ने ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की वापसी इसी साइलेंट वोटर ने कराई। मोदी को 2 बार पीएम और योगी को 1 बार सीएम इसी साइलेंट वोटर ने बनाया। 2014, 2017, 2019 49% महिला वोटर ने हर बार मोदी का साथ दिया। अब 22 का मुकाबला सामने है, इसलिए मोदी महिला वोटर्स के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री ने खुलकर बात की। महिलाओं, बेटियों की शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक, घर जायदाद से लेकर पैसे तक, आधार से लेकर बैंक खाते तक, अस्पताल में इलाज से लेकर डिलीवरी तक और टॉयलेट से लेकर सैनिटरी पैड तक। जिन मुद्दों पर कोई बात भी नहीं करता वो नरेंद्र मोदी का मुद्दा होता है। प्रधानमंत्री ने हर वो बात की जिससे महिलाओं पर असर पड़ता है। इस वक्त देश में सबसे हॉट टॉपिक है बेटियों की शादी की उम्र का। प्रधानमंत्री ने उस पर क्लियर लाइन खींच दी है। बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। प्रयागराज में मोदी जिस वक्त बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल तय करने की बात कर रहे थे और उनके बयान पर चारों ओर से तालियां बज रही थीं, करीब करीब उसी वक्त संसद भवन में मोदी कैबिनेट की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इसका बिल पेश कर रही थी। देश भर में कहीं भी चले जाइए, बेटियों से बात कीजिए तो मोदी के बिल पर सपोर्ट दिखेगा। शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर बेटियां मोदी के साथ हैं, लेकिन एंटी मोदी मोर्चा वाली पार्टियों के नेता संसद में इसे डिरेल करने में पीछे नहीं है। पार्लियामेंट में किन किन दलों ने बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल का विरोध किया, उसे देखेंगे तो आधी बात वहीं से समझ में आ जाएगी। बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस, शिवसेना, AIMIM, तृणमूल कांग्रेस, DMK और बीजू जनता दल। समाजवादी पार्टी के कुछ मुस्लिम सांसद इस पर पहले ही रिलीजन वाली लाइन ले चुके हैं। आज अखिलेश यादव ने बेटियों की शादी की उम्र पर अपनी नई लाइन बताई। अखिलेश जी, राष्ट्रीय मुद्दा है जो लड़कियों की उम्र कही जा रही है 18 से 21 होनी चाहिए, आपका क्या व्यू है इस पे? देखिए, 21 साल भी हो और साथ ही साथ में, क्योंकि उन्हें मौका मिलेगा अपना ग्रेजुएशन करने का, उनको मौका मिलेगा अपनी पढ़ाई पूरे करने का, वो सोसाइटी में अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और उन्हें नौकरी मिल जाए, इंडिपेंडेंट और दिखाई दें, अपनी सोच समझ से फैसला ले सकें। तो 21 साल हो, साथ ही साथ में वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी होंगी उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि पढ़ाई समय पर पूरी हो और नौकरी और रोजगार भी उन्हें मिल जाए। आधी आबादी के साथ प्रधानमंत्री डायरेक्ट डायलॉग करते हैं, उनका कम्युनिकेशन 2 वे होता है। मोदी ने आज जिन बैंक सखियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से बात की, उनसे इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने अलग से बात की। मोदी से बात करने वाली महिलाओं की बात आपको सुनाएंगे, उससे पहले आपको मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी का बयान दिखाते हैं, जिनको बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर कड़ा ऐतराज है। हमारा स्टैंड ये रहा है कि भारत को इस तरह के कानून की जरूरत ही नहीं है। इस तरह का बिल लाकर मोदी सरकार जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज पर हमला कर रही है,
18 साल की लड़की को आप राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम उसका कर्टेल कर रहे हैं, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 गारंटी करता है। जब 18 साल की लड़की देश के प्रधानमंत्री को, देश के एमपी को, देश के एमएलए को चूज कर सकती है, तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चूज कर सकेगी? जब उसको आप इजाजत दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप करिए, जब पॉस्को एक्ट में 18 साल में राइट टू कंसेंट दिया जा रहा है, आप कौन होते हैं भाई? क्या नरेंद्र मोदी इन सब 18 साल की लड़कियों के अंकल बन जाएंगे? वो बोलेंगे कौन क्या खाएगा, कौन क्या बैठेगा? मोदी के प्लान से ऐतराज प्रियंका गांधी वाड्रा को भी है। आज मोदी जब प्रयागराज में बोल रहे थे, तब सबसे पहले प्रियंका ही सामने आई। मुझे ये कहना है उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान करके यूपी में दांव खेला है। कांग्रेस ने नया पोस्टर भी निकाला जिस पर नारा लिखा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मोदी ने सिर्फ 28 मिनट के संबोधन से प्रियंका को महिला वोट के गेम से आउट कर दिया। अखिलेश यादव कभी परिवर्तन रथ, कभी विजय रथ लेकर पूरे यूपी में घूम रहे हैं। मोदी ने आज अखिलेश का नाम लिए बिना महिलाओं को अलर्ट कर दिया। यूपी अंधेरे से उजाले की तरफ आया है, अब उसे वापस अंधेरे में नहीं धकेलना है। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। मोदी ने 1,60,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। मोदी ने जो पैसा भेजा वो सीधे 16 लाख ग्रामीण महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचा। यूपी में 43 जिलों के 202 ब्लॉक में एक साथ टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास हुआ। मोदी ने कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 नए लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मोदी और महिला वोटरों के बीच बॉन्डिंग की शुरुआत हुई थी उज्ज्वला योजना से। मोदी ने गांव-गांव में पहले फ्री गैस कनेक्शन दिया, महिलाओं को गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया, स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट बनवाए, घर घर शौचालय बनाने के लिए मोदी ने पैसा दिया, बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर ज्यादा ब्याज दिया, आयुष्मान भारत योजना से महिलाओं को मुफ्त इलाज मिला, अस्पताल में डिलीवरी की सुविधा मिलने से गरीब महिलाओं को भी मदद मिली, महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन और बेटियों के लिए पोषण वाला राशन। मोदी ने वहां तक सोचा जहां तक पहले किसी ने नहीं सोचा था। और अब तो मोदी महिलाओं को सबसे बड़ा अधिकार दे रहे हैं जो उनको कभी मिला ही नहीं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम?
पुरुषों के नाम, नौकरी दुकान पर किसका हक, पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। जिन घरों में पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण, सच्चा सशक्तिकरण। यही तो होता है विकास। महिला सशक्तिकरण के बारे में मोदी के ख्याल आपने देख लिए। अब उन महिलाओं से आपको मिलवाते हैं जिनसे मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने महिलाओं से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत सारी महिलाओं से बात की। ये जो वो महिलाएं हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और इन लोगों को मौका मिला प्रधानमंत्री से बात करने का। क्या बात हुई आपकी? हमारे काम के अनुभव के बारे में पूछ रहे थे और काम करके आपको कैसा लग रहा है और पहले की जिंदगी अब की जिंदगी में परिवर्तन क्या है, यही सारी। क्या बोले, क्या उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने कहा जो काम है अच्छा है। बस उन्होंने ये कहा कि मतलब आप अच्छा काम कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं, तो हम लोगों ने यह कहा कि हम यही चाहते हैं कि हमारे जैसे हम लोग आगे निकले हैं वैसे हमारी जो बहनें रह गई हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले। आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग ये पुष्टाहार बनाते, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में दिया जाता है पंजीरी, वही बनाते हैं हम लोग मशीन। हाँ, 10 लोग उसी के। हाँ, क्या बात हुई? और कभी ये सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी से सामने बातचीत करने का मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन बात हुई, उन्होंने पूछा कि कैसा अनुभव करती हो। हम लोगों ने बहुत अच्छा परिवार का शुभ अवसर है जो हम लोगों को यहाँ तक आने का अवसर मिला। आपने प्रधानमंत्री से बात की तो जब आप जाएंगी दोबारा तो काम करने का उत्साह दूना हो जाएगा। बहुत और लोगों को भी चौगुना हो जाएगा, दूना नहीं चौगुना हो जाएगा। बहुत खुशी से काम होगा। को भी बताएंगे? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। हम लोग घर में सब लोग देखते होंगे, पेपर बता ही देगा। हम लोग तो ऐसे भी देख के हम लोगों को कितना अच्छा लगा और कहाँ से हम लोग कैसे पास में बैठ के उनसे बात की। कहाँ आ गए, बहुत जो कभी सपनों में नहीं सोचा था, आज हम एकदम पास में बैठ के एक हाथ का हमारा फासला था बस। पास में भी था, जैसे अपने परिवार के एकदम पास में कुर्सी। उन्होंने कहा कुर्सी और पास करो। हम लोग एकदम पास में जैसे समूह की मीटिंग पास करते हैं उस तरह बात किया हम लोग। इस तरह से जबरदस्त उत्साह है ये लोग जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलके आ रहे हैं और अब ये गांव में जाएंगे और इनका कहना है कि उत्साह इनका अब पहले से दूना हो जाएगा काम करने में। भला कितनी बार कोई प्रधानमंत्री इस तरह आम लोगों से मिलता है? गांव-गांव में काम करने वाली महिलाओं के साथ बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर बैठना और उनसे हर तरह की बातें करना, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जो लोग मोदी पर महिलाओं के भरोसे पर शक करते हैं उन्हें ये तस्वीर देखनी चाहिए और प्रधानमंत्री से कुछ सीखना चाहिए। धोखेबाजी और साजिश पाकिस्तान की फितरत है। एलओसी पर पाकिस्तान की फिर एक हिमाकत देखने को मिली। पाकिस्तान एलओसी के दूसरी ओर अपनी तरफ एक अवैध निर्माण कर रहा है। यह अवैध निर्माण 500 मीटर के दायरे में है। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का कोई भी निर्माण न करने का प्रोटोकॉल है, लेकिन जैसा कि हमने कहा, धोखेबाजी करना पाकिस्तान की फितरत है। एलओसी के पास टिटवाल सेक्टर में पाकिस्तान की यह हिमाकत उसी फितरत की एक और मानगी है। भारतीय जवानों ने इस अवैध अतिक्रमण को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। कड़े शब्दों में कहा कि काम रोक दिया जाए वरना दूसरी कार्रवाई भी करनी आती है। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं
कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। संसद के विंटर सेशन का आखिरी हफ्ता चल रहा है। अंदर संसद चल नहीं पा रही। दिसंबर में दिल्ली का पारा हाई है, जैसे कोल्ड वॉर हो। राहुल के नए दोस्त आ गए हैं, नई नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही हैं, नए तरीके से फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, नए तरीके से सारी बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं और उसके बाद कैमरे पर बताई भी जाती हैं। इस नए प्रयोग और नई प्रयोगशाला का लोकेशन सेम है। मोदी के जितने सियासी दुश्मन हैं, अब उन्होंने क्या नया तरीका अपनाया, कौन सा नया प्लान तैयार किया है, ये देखिए। मोदी विरोध की नई कोरियोग्राफी हुई। लेफ्ट चलो, राइट चलो, कैमरा यहां लगाओ, वहां लगाओ, राहुल पर फोकस करो, तालियां बजाओ, माहौल बनाओ, सब हुआ। इस सियासी ड्रामे में सीन नए थे, एक्टर्स पुराने थे। संसद से सड़क तक एंटी मोदी ब्रिगेड ने लाइट कैमरा एक्शन के साथ खूब हंगामा किया, नॉन स्टॉप शूटिंग की। आज राहुल बड़े साइज का पोस्टर लेकर आया। राहुल के पीछे पीछे डिक्टेटरशिप वाला टेक्स्ट भी लहराया। मोदी मोदी करने के लिए राहुल ने पूरी तैयारी की। पहले फोन देखा, फिर जैसे ही राहुल ने कुछ कहा, बगल में खड़े संजय राउत ने तालियां बजाई। आज या कल एक खेला सड़क पर हो रहा था, दूसरा खेला संसद के भीतर ऑन था। आगे पीछे, ऊपर नीचे पोस्टर्स भी लहराए। विपक्षी सांसदों ने पेपर भी फाड़े। शुरुआत राहुल के मोदी विरोधी मार्च से करते हैं। पहला फ्रेम देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने कैसे राहुल को पुकारा, फिर बगल में खड़ा किया। फ्रेम नंबर 2, राहुल इधर उधर झांक रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा डायरेक्टर क्या करना है, कैसे करना है, उसे डिक्टेट कर रहा था। अगले फ्रेम में डायरेक्टर ऑर्डर देता है और राहुल का मोदी विरोधी मार्च शुरू हो जाता है। चलो मार्च मार्च मार्च। पैदल मार्च वाला प्रयोग संसद से शुरू हुआ था, विजय चौक पर खत्म हुआ। राहुल आए और आते ही टेनी वाला टेप ऑन कर दिया, मगर उससे ठीक पहले कुछ हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जल्दी करो, जाना है। राहुल ने पूछा, कहां जाना है? देखो शुरू करा 150 को जाना है वहाँ। शुरू होता है 2 बजे से। जिस वक्त विजय चौक पर यह सब हो रहा था, उस वक्त सोशल मीडिया पर भी टेनी मस्ट गो का हैशटैग घूम रहा था। राहुल की हाई डेफिनेशन तस्वीरें वायरल कराई जा रही थी। अलग अलग पोस्टर्स की बदौलत मोदी विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था और ग्राउंड जीरो पर राहुल बहकाने और भड़काने में बिजी थे। ये एक बार फिर भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहाँ ये बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। दरअसल ये कुछ और नहीं, राहुल की पॉलिटिकल पॉस्चरिंग हो रही है। ये सैंपल देखिए। संजय राउत जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं, खड़गे राहुल को खींचकर उनके बगल में खड़ा कर देते हैं ताकि कैमरों की नजर राहुल पर बनी रहे। और मौका मिलते ही संजय राउत राहुल प्रियंका का थैंक यू कार्ड पढ़ने लगते हैं। मैं राहुल जी का और प्रियंका गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अगर आपने ये मुद्दा नहीं उठाया होता, उस वक्त रात को आप वहां नहीं पहुंचे होते, तो उसी दिन रात को ये पूरा मामला हत्या का रफा दफा किया होता। इसलिए
मैं सभी अपोजिशन के तरफ से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। ये मोदी से दुश्मनी वाली कांग्रेस और शिवसेना की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो राहुल जैसे ही दोबारा फ्रेम में आकर भारी भरकम डायलॉग मारते हैं, बगल में खड़े संजय राउत की खुशी देखते बनती है। आज या कल एक तरफ सच्चाई है, हम लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ झूठ है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसान के कानून वापस लेने पड़ेंगे, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज या कल, चाहे आज या कल, चाहे आज या कल, चाहे आज या कल। कैमरे पर मोदी विरोधी स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले राहुल ने एक स्क्रिप्ट ट्विटर पर लिखी थी। हिंदी और अंग्रेजी में राहुल लिंचिंग कर रहे थे, मगर कैमरे पर जैसे लिंचिंग वाला सवाल पूछा, राहुल भड़क गए और एक दूसरी लाइन पकड़ ली। थैंक यू थैंक यू भैया। आप भैया डाइवर्ट मत करो, मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत करो। फार्मर किलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, फार्मर किलर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज जब राहुल जी से लिंचिंग पर सवाल पूछे गए आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने मीडिया के प्रति किया है वो अपने आप में एक बार फिर इमरजेंसी की याद करवाता है जो कांग्रेस के समय थी। आज मीडिया को दलाल कह देना ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी जी को पूरे मीडिया से माफी मांगनी चाहिए और सोनिया गांधी जी को भी इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो भी राहुल गांधी जी की तरह सोचती हैं? क्या प्रियंका जी भी राहुल गांधी जी की तरह मीडिया को दलाल के रूप में गिनता है? क्या कांग्रेस पार्टी की सोच मीडिया को लेकर आज यही है? इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक मोदी और मोदी विरोधियों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। हर चीज में चूंकि मोदी का नाम जुड़ा है, इसलिए विरोध करो, बस विरोध करो। मुद्दा कोई भी हो, बस सदन के भीतर पोस्टर लाओ, उसे लहराओ और वेल में जाकर चिल्लाओ। मसलन इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 को ही ले लीजिए। यह बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो चुका है, मगर मोदी विरोधियों की सियासत अभी भी नहीं रुकी है। विरोध करना है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कहना पड़े। UADI जो है और एपिक कार्ड बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन से। ये आप क्यों से मुदाखलत कर रहे हैं? और अगर आप ये मंत्री जी कह रहे हैं कि बोगसिंग हुई, तो आपने 300 MP जीते, बोगसिंग जीते, मोदी के चेहरे पर नहीं जीते। आप इतने प्रदेशों में सरकार है, बोगसिंग जीते, बताइए कितनी बोगसिंग हुई थी फिर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से पहले तो 12 सांसदों को निलंबित करते हैं, ऑपोजिशन का जो स्ट्रेंथ है उसको कम करने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसा बिल लाते हैं जो प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ है। कहाँ एक वोटर को किंग माना जाता था, अब उनका आधार डेटा जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, आपकी फाइनेंस अकाउंट्स, बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, उन सबको आप वोटर ID से कर देंगे। इस सरकार को कितना कम समय लगेगा कि पॉलिटिकल मैपिंग भी शुरू कर दें कि कौन किस तरीके की सोच रखता है। तो इस देश में ना इतना जल्दबाजी, इतना तानाशाही, तुगलकशाही नहीं चलता। जो मन में आएगा 10 मिनट में वो आके पास करा देंगे। कभी ऑल पार्टी मीटिंग में इस सेशन में ये बिल आएगा ये तैयार नहीं हुआ था। अचानक कल उन्होंने सोचा लोकसभा में ला दी, आज उन्होंने राज्यसभा में ला रहा है और 5 मिनट टाइम देगा वो पास करा लेंगे क्योंकि वो 303 है। हम इसे शुद्ध रूप से मोदी विरोध की सियासत क्यों कह रहे हैं, इसका सबूत देखिए। अगस्त 2018 में चुनाव आयोग ने देश की सारी राष्ट्रीय और स्टेट लेवल की पार्टियों के साथ एक मीटिंग की थी। हैरानी की बात है कि उस मीटिंग में सारी पार्टियों ने चुनाव आयोग से बाकायदा अपील की थी कि वोटर्स की डिटेल के साथ आधार नंबर को लिंक कर दिया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।